आज आपको पाकिस्तान के वो यार दिखाएंगे जिन्हें आतंक से प्यार है। ऐसे ही दो दुश्मनों पर भारत की ओर से बॉयकॉट बम गिराया गया है और ये दुश्मन है तुर्की और अजरबैजान, जो पाकिस्तान प्रेम दिखाने की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। अब इन पर 32,000 करोड़ की चोट होने वाली है। फिर आपको वो काला तूफान दिखाएंगे जिसे देखकर शहबाज और मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं। पाकिस्तान में कई जगह पर ऑपरेशन हेरौफ चल रहा है, जिसके तहत बलूच लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर टूट पड़े हैं। इससे दुनिया के नक्शे पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान लोड होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उद्योगपति अवतार भी दिखाएंगे, जिन्हें टेरर से ज्यादा ट्रेड की चिंता है, जो पैसों के लिए आतंक प्रेमियों के साथ यारी बढ़ा रहे हैं। सीरिया से इसकी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज सत्ता में हम अर्दोआन और ट्रंप की वैचारिक धुलाई करेंगे, तो भारत सरकार ने आज जिनपिंग की धुलाई की है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल दिए हैं। इस पर भारत ने जिनपिंग को यह संदेश दिया है कि नाम बदलने से सच नहीं बदल जाता। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और ये निर्देश दिया है कि मंत्री के खिलाफ 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर ऐसा बयान दिया था जिससे लोगों में गुस्सा है। भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान को एक बार फिर झुकना पड़ा है और उसने 20 दिन बाद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार साहू को छोड़ दिया है। पूनम साहू को 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया था। और एक बड़ी खबर यह है कि जस्टिस बीआर गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। उन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। जस्टिस गवई करीब 300 फैसले लिख चुके हैं, जिसमें कई अहम फैसले भी शामिल हैं। वैसे सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। सत्ता की शुरुआत आज हम आतंक प्रेमी नेताओं से करते हैं, जो आतंक के खिलाफ बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब आतंक पर स्ट्राइक का मौका आता है तो वो व्यापार, मजहबी दोस्ती और अपने निजी हितों को साधते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे तनाव ने कई आतंक प्रेमी वर्ल्ड लीडर्स के चेहरों से मास्क हटा दिया है। ऐसे ही लीडर्स पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें पहला नाम तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन का है। ये पाकिस्तान की आतंकी सोच के सबसे बड़े स्पॉन्सर बनकर उभरे हैं। पाकिस्तानी आतंक को प्रमोट करने में ये काफी हथियार खर्च कर रहे हैं। भारत पर हमले वाले ड्रोन भी तुर्की ने ही दिए थे। दूसरे नंबर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। पाकिस्तान के आतंकियों की रक्षा के लिए ये पाकिस्तान को कई तरह के कवच देते हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो या मसूद अजहर के लिए यूएन में कवर फायर। लेकिन चीन का दुर्भाग्य यह है कि भारत ने उन सभी शील्ड को भेदते हुए इस बार 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। तीसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वैसे तो आतंक पर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन व्यापार करने के लिए ये आतंकियों को भी दोस्त बना लेते हैं। आज का उदाहरण सीरिया से मिलता है और 2 दिन पुराना उदाहरण पाकिस्तान से मिलता है। इस पर हमने आपके लिए विस्तृत कुंजी भी तैयार की है, वो आपको आगे दिखाएंगे। इन तीनों के अलावा एक छोटे से देश अजरबैजान की बात भी करेंगे, जहां भारत के पर्यटक जाना बंद कर दें तो वो भी पाकिस्तान की ही तरह आईएमएफ के दरवाजे पर कर्ज के लिए डोरबेल बजाता मिलेगा। हालांकि आतंक के इन 4 यारों में सत्ता का सबसे ज्यादा फोकस तुर्की पर है, जो कमाता तो भारत से है, लेकिन हथियारों का कूपन पाकिस्तान के लिए रिचार्ज करता है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर सेना की स्ट्राइक के बाद भारत की आम जनता के टारगेट पर तुर्की है। इसलिए हमने आपके लिए तुर्की के आने वाले बुरे दिनों पर एक विस्तृत कुंजी तैयार की है। भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे तनाव में पूरी दुनिया में कुछ ही देश ऐसे थे जो आतंकवादियों के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। इनमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर मदद की। जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उनमें बड़ी संख्या में ड्रोन तुर्की में बने थे। भारत की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक सवाल के जवाब में इसकी पुष्टि भी की। खुद शहबाज शरीफ ने मदद के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन को भाई कहकर धन्यवाद दिया। भारत की आम जनता को तुर्की का यह आचरण पसंद नहीं आया है, लिहाजा तुर्की को सबक सिखाने के लिए बॉयकॉट तुर्की कैंपेन शुरू हो गया है। इसमें इस पुनीत कार्य में व्यापारी और आम जनता दोनों हिस्सेदारी ले रहे हैं और इसका सबसे पहला टारगेट तुर्की का टूरिज्म है, जिसकी कमाई से तुर्की हथियार बनाता है और उसे पाकिस्तान को बेचता है।
पिछले कुछ वर्षों से तुर्की भारत के टूरिस्टों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया था। तुर्की की कमाई में भारत के पर्यटकों का बड़ा रोल है, लेकिन तुर्की की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो टूरिज्म के पैसे को पाकिस्तान के टेररिस्ट पालने में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए भारतीयों ने तुर्की का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही सिर्फ 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा रद्द कर दी है। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्सिगो और ईज माई ट्रिप ने भी तुर्की के लिए कोई भी बुकिंग न लेने का फैसला किया है। पर्यटकों की बुकिंग में 60% कमी आई है, जबकि जिन्होंने पहले टिकट बुक करा लिया था उनके रद्द कराने में 250% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की गए थे। ये संख्या 2023 में 20.7% ज्यादा है। तुर्की में भारतीय पर्यटकों का औसत खर्च 85,000 रुपए होता है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को करीब 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले वर्ष 1,000 विदेशियों ने तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसमें सबसे ज्यादा 50 भारतीय थे। भारतीयों ने तुर्की में विवाह, कॉर्पोरेट सांस्कृतिक गतिविधियां रद्द करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT ने तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। कुल मिलाकर तुर्की के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान को समझ आए न आए, लेकिन तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट को समझ आने लगी है। इसीलिए वो आधिकारिक बयान जारी कर भारतीयों से तुर्की आने की अपील कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ के लोगों को भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं पता है, लेकिन इसलिए भारत के लोग तुर्की आना जाना जारी रखें। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान का प्यार पाकिस्तान के लिए कम नहीं हो रहा है। अब भी वहां के राष्ट्रपति पाकिस्तान प्रेम में बेचैन हो रहे हैं। सीज फायर के बाद अर्दोगान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे उम्मीद है कि युद्ध विराम से प्रदान किया गया शांति का माहौल सभी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इंशाअल्लाह तुर्की के रूप में हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के भाई समान लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके जवाब में शहबाज ने लिखा, मैं अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान द्वारा पाकिस्तान के प्रति समर्थन से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी रचनात्मक भूमिका और ठोस प्रयासों के लिए विशेष रूप से आभारी हूं। इस बार भारत भी तुर्की के स्टैंड पर काफी ध्यान से नोटिस कर रहा है। तुर्की के भूकंप में जी जान से मदद करने वाला भारत ये समझ रहा है कि तुर्की असल में आतंकवादी देश पाकिस्तान को छिप छिप कर मदद करता रहता है, और इस बार वो सामने आ गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कहा है, लेकिन भारत के नेता काफी गुस्से में हैं और तुर्की को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। जिस वक्त पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा था, उस वक्त अगर टर्की उसको हथियार सप्लाई करता है तो वो हमारे देश के खिलाफ यूज होते हैं, तो हम क्यों उनसे व्यापार करें? हम क्यों उनके चीजें खरीदें? ये चलेगा? तुम पैसे हमसे कमाओ और उससे हथियार बना के हम पे यूज करो, ये तो नाइंसाफी है ना। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे सभी भारतीयों ने ऐसे देश का बायकॉट करना चाहिए, कोई भी चीज खरीदनी नहीं चाहिए। वो टर्की ने डायरेक्ट वो पाकिस्तान को हर एक तरह से मदद की है, लेकिन उससे ज्यादा मदद अगर किसने की होगी तो चाइना ने की है। चाइना का यहाँ जो इंपोर्ट है वो 13% है, और ये बड़े बड़े जो ये है मशीनरी वो चाइनीज है, तो वो भी बंद करो। एयरपोर्ट के सीईओ मिस्टर झा से निवेदन दिया है और उनसे हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि तुर्की की जो कंपनी है
10 दिन के अंदर इसको हद पार नहीं करें तो उग्र आंदोलन एयरपोर्ट में हम 10,000 लोगों के साथ करने वाले हैं। हमारे नेता माननीय एकनाथ शिंदे जी साहब के नेतृत्व में बम्बई शहर में ऐसी एक भी कंपनी हम चलने देंगे नहीं। जो हमारे नागरिक जो बहुत ही जागरूक हैं, उनको इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है कि टर्की और अज़रबैजान खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और इंडिया के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि हम लोग जो हैं लगातार हमारा देश के जो पर्यटक भी जो जाते हैं अज़रबैजान या टर्की, जो हमारा ट्रेड के टाइज है, उन पर इम्पैक्ट होगा। तुर्की की समस्या इतने में खत्म नहीं होने वाली है। भारत व्यापार के फ्रंट पर भी उसे काफी सबक दे सकता है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में 10.43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात कुल 6.65 अरब डॉलर और तुर्की का निर्यात 3.78 अरब डॉलर रहा। यानी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। भारत के सामान सस्ते और टिकाऊ होते हैं। अगर भारत तुर्की को ये सामान भेजने बंद कर दे तो तुर्की की परेशानी बढ़ जाएगी। भारत तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट, पत्थर, सेब और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में काफी एक्टिव हैं। अगर भारत के लोग तुर्की के सामान का बहिष्कार कर दें तो तुर्की की परेशानी बढ़ जाएगी। उसे दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा। तुर्की को भारत का निर्यात अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ये भारत के कुल निर्यात 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर का केवल लगभग 1.5% है। अगर भारत निर्यात में कमी कर दे तो तुर्की को बड़ा घाटा होगा। सरकार तो नहीं, लेकिन भारत के लोग अब अपने स्तर पर ये करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के सेब उत्पादक, पुणे के सेब खरीदार और राजस्थान के मार्बल आयातक तुर्की के सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। हमारी शाहबाद मंडी ने तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। टर्की के जो भी माल आ रहे हैं, सब एप्पल वगैरह जितने भी हैं, सबने मना कर दिया है, वहाँ से माल कोई नहीं आएगा। जो भी अजरबैजान का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, हम कोई भी देश हो, तुर्की होगा, कोई भी होगा, उसके अलावा हम किसी के साथ में व्यापार नहीं करेंगे। हमें इन नेशन के साथ काम नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमारे एफर्ट्स की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहाँ से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। जितना भी फल वहाँ से आता है, सेब वगैरह आता है तुर्की का, हम उसका खंडन करेंगे और वहाँ से व्यापार बंद करेंगे। वैसे तुर्की की स्थिति में भारत को खास सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर पाकिस्तान के अलावा तुर्की ही था जिसने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया था। इसीलिए तुर्की को सबक देना जरूरी है। तुर्की की तरह पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला चीन भी इस मौके का फायदा उठाने में पीछे नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे तनाव पर चीन ने पाक को हर संभव मदद का भरोसा दिया था। साथ ही कहा था कि वो हर स्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालांकि अब वो मीठी मीठी बातें करके सीजफायर की तारीफ कर रहा है। चीन और तुर्की के अलावा एक और छोटा सा देश है अजरबैजान, जिसे दुनिया के नक्शे पर खोजने में काफी समय खराब हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा आज इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तनाव में वो भी बड़ी बेबाकी से पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जबकि सच्चाई है कि अजरबैजान भारत के पैसे से ही राशन खरीद पा रहा है।
अजरबैजान में 70% पर्यटक भारत से ही जाते हैं। 2023 में 1,17,000 भारतीय पर्यटक अजरबैजान गए थे। 2024 में संख्या 2.43 लाख तक पहुंच गई। अजरबैजान की कुल जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म से ही आता है, जिसमें भारत का रोल बहुत बड़ा है। रूस, तुर्की और ईरान के बाद सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक अजरबैजान जा रहे हैं। अगर भारत के पर्यटक अजरबैजान जाना बंद कर दें तो ये छोटा सा देश बहुत छोटा हो जाएगा। भारत सिर्फ टूरिज्म के जरिए ही अजरबैजान को पैसे नहीं देता है, बल्कि तेल खरीदकर भी पैसे देता है। 2023 में भारत अजरबैजान से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश था। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस देश से $1.227 बिलियन का कच्चा तेल खरीदा था। दोनों देशों के बीच 2005 में व्यापार सिर्फ $50 मिलियन का था, जो 2023 में बढ़कर $1.4 बिलियन हो गया। अजरबैजान को भारत का निर्यात अप्रैल और फरवरी 2024-25 के दौरान सिर्फ 86.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। ये भारत के कुल आउटबाउंड शिपमेंट्स का केवल 0.02% है। यानी अगर भारत इससे व्यापार कम कर दे तो अजरबैजान को बड़ा घाटा होगा। इसलिए आतंक प्रेमी अजरबैजान को यह समझना होगा कि आतंकवादी देश पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रेम उसकी आमदनी में सूजन पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में जितनी दूरी होगी उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। सत्ता में अब बात पाकिस्तान के दर्द की। ये वो दर्द नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने उसे दिया है, बल्कि ये वो दुख है जिसका नाम है BLA, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसके लड़ाके असीम मुनीर के फौजियों को ढूंढ कर और दौड़ा कर मार रहे हैं। ब्रिटिश लेखक टिम मार्शल ने अपनी किताब प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी में ये लिखा था कि बलूचिस्तान के बिना पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। और अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए बुरी खबर यह है कि जल्द ये सच होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान हाथ से जाने वाला है और पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आने वाला है। इसके रुझान पाकिस्तान के साथ साथ खुद बलूचिस्तान से सामने आ रहे हैं, जहां BLA के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर कहर बनकर टूटे हैं। जो शहबाज शरीफ अब तक भारत से मिली हार के गम से उभरे नहीं हैं, उन्हें BLA के ऐलान से एक और धक्का लगा है, जो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान का एक और ट्रेलर भी है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पाकिस्तान ने पहले हिंदुस्तान के सामने सरेंडर किया और अब उस पर काले तूफान का कहर टूटने वाला है। पाकिस्तान ने अभी जैसे तैसे घुटने टेक कर भारत से अपनी जान बचा ली, लेकिन अब बलोच लड़ाकों ने खंड खंड पाकिस्तान की स्क्रिप्ट लिख दी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पहले इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया और अब BLA के ऑपरेशन हेरोफ से मुनीर के प्राण अटके हुए हैं। मतलब पहले भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत बताई और अब BLA ने कहा है कि आजादी तक पाकिस्तान से जारी रहेगी लड़ाई। दरअसल भारत के हमले से घायल मुनीर की फौज इस वक्त डर से कांप रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 35 से 40 जवानों के मारे जाने के बाद और अस्पताल में घायल पड़े फौजियों को देखकर मुनीर की सेना पहले से ही डरी थी और अब उस पर BLA ने आग बरसानी शुरू कर दी है। यानी मुनीर आर्मी सीज फायर के बाद बलोच लड़ाकों की फायर झेल रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी आप समझिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन हेरोफ 2.0। इसी के तहत BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान पर पिछले 24 घंटे में 7 जगह पर हमले किए हैं, जिनमें कुचदार, पंजगुर, कलात, नौशकी और सिबी जिले शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज पर बलोच लड़ाकों के ये हमले ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का ही हिस्सा हैं, जिसके तहत BLA की आर्मी पाकिस्तानी फौजियों को चुन चुन कर मार रही है। और अब BLA ने यह भी ऐलान कर दिया है कि आज़ादी मिलने तक पाकिस्तान की तबाही जारी रहेगी। वो अब कैसे भी करके बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जा खत्म करेंगे। इसके लिए बलूचिस्तान की तैयारी जबरदस्त है। कुछ दिन पहले उसने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया था, जब BLA के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड ने बोलान इलाके में पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर रिमोट कंट्रोल वाली ID से हमला किया था, जिसमें मुनीर के 12 फौजी मारे गए थे। और अब BLA ने बहुत बड़े स्तर पर सैन्य चौकियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। मतलब पाकिस्तान पर बलोच एक तूफान की तरह टूट पड़े हैं। और शहबाज और मुनीर के लिए अब बुरी खबर यह है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोड होने यानी बनने की शुरुआत हो रही है।
अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हम बलोच के लड़ाकों को बार बार तूफान क्यों कह रहे हैं। इसकी वजह है बीएलए के ऑपरेशन का नाम, जो उन्हें हेरोफ रखा है। दरअसल हेरोफ एक बलूच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है काला तूफान, जिसके तहत बीएलए का संकल्प बलूचिस्तान से पाकिस्तान के कब्जे को उखाड़ फेंकना है। और नाम की तरह बलोच के लड़ाके अपना काम भी कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी फौज को अब सरेंडर करने की आदत डाल लेनी चाहिए। पहले उसके 93,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया। अब पाकिस्तान की सत्ता और मुनीर आर्मी ने सीज फायर का झंडा दिखाकर भारत के सामने सरेंडर किया। और अगर ऐसा ही रहा और ऐसे ही हालात रहे तो जल्द पाक सेना बलूचिस्तान के आगे भी सरेंडर करती हुई हमें दिखेगी। अब आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ भारत के पराक्रम को देखकर नहीं कांपती है, बल्कि उसके लिए डर का एक और नाम बीएलए बन गया है, जिसने सिर्फ 24 घंटे में 7 हमले किए और पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। अलग अलग लोकेशन पर बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर हमला कर रहे हैं और फौजियों की जान ले रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 4 ऐसे लोगों को भी मारा है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए गुप्त एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। इसी में एक नाम है मुल्ला शरीफ, जिसे बीएलए ने आईएसआई का एजेंट बताया है और ग्वादर में मार दिया। बीएलए ने यह भी दावा किया है कि उसने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत 58 लोकेशन पर 78 ऑपरेशन किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की फौज को हिलाकर उसने रख दिया है। वैसे शायद बहुत सारे हमारे न्यूज मित्रों को यह ना पता हो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो यह जर्मनी के बराबर है, लेकिन यहाँ की आबादी काफी कम है, जो 1.5 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान नोटों की ऐसी मशीन है जो अगर बंद हो गई तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है और यहाँ तेल, सोना, तांबा के साथ साथ कई दूसरे कीमती खदान मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। इसीलिए कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का मुकुट बताया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के सिर से यह मुकुट टूटकर गिरने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई और प्रचंड होने वाली है। अब एक और रिपोर्ट जो दर्द में डूबे पाकिस्तान को जोर से चुभने वाली है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान की सीज फायर और सरेंडर वाली विनती तो स्वीकार कर ली, लेकिन मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान का गला अब भी सूख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, इसीलिए सिंधु जल संधि सस्पेंड ही रहेगी। हालांकि अब पाकिस्तान पानी के लिए भी भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और विनती की है कि इस संवेदनशील फैसले पर भारत दोबारा विचार करे और पाकिस्तान को पानी आने दे। भारत ने कैसे पाकिस्तान का ये पानी बंद किया है, इस पर आपको ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्टर रील भी आइए दिखाते हैं। इस समय में मौजूद हूँ रामबंद इलाके में और अब हम आपको सिचुएशन दिखाएंगे चिनाब दरिया की कि किस तरीके से है। ये देखिए, यहाँ पर जो चिनाब के गेट है वो पूरी तरीके से बंद है और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सूखा मिलेगा। ये वजह है क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से साफ कहा गया है, सीज फायर तो है, लेकिन इन सब के बीच जब जो डिसीजन भारत सरकार की तरफ से लिया गया था, खास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो पूरी तरीके से बरकरार है और उसी के सबूत जो है हम आपको दिखा रहे हैं। वही तस्वीरें जो है वो बनी हुई है। बगलिया डैम प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे गेट जो है वो बंद है और यहाँ पे चिनाब दरिया जहाँ पे बहती थी वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सूखी पड़ी हुई है। लगातार पाकिस्तान ये प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा था कि पानी जो है वो हमारा हक है, लेकिन भारत की तरफ से साफ कहा गया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। लेकिन सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी तस्वीर की जो सऊदी अरब से आई है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की मुलाकात की ये तस्वीर है। ट्रंप जो राष्ट्रपति से ज्यादा उद्योगपति वाले अवतार को लेकर चर्चा में है, इसका भी एक सबूत है ये तस्वीर। आज सुबह अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान ट्रंप ने अहमद अल शरा से मुलाकात की है, जो आज की तारीख में सीरिया के राष्ट्रपति हैं। आज ये अहमद अल शरा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान कभी अबू मोहम्मद अल जुलानी के तौर पर थी। खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा से इनके संबंध रहे हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका इसी व्यक्ति पर $10 मिलियन का इनाम रख चुका है। तो देखिए, ये मुलाकात की तस्वीर है। ये व्यक्ति जिससे मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये अहमद अल शरा है, जो सीरिया के इस वक्त अंतरिम राष्ट्रपति हैं। लेकिन दरअसल अहमद अल शरा वो व्यक्ति है जिस पर अमेरिका खुद $10 मिलियन का इनाम बाउंटी घोषित कर चुका है, उनके आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने की वजह से। अल कायदा ISIS के साथ अहमद अल शरा के संबंध थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर बड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन सीरिया का आतंकी इतिहास, अहमद अल शरा की टेरर कुंडली, सब कुछ भूलकर 25 वर्षों के बाद अमेरिका और सीरिया के नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात हुई। इससे पहले 2000 में सीरिया के उस वक्त के राष्ट्रपति हाफिज अल असद और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बीच मुलाकात हुई थी। जिनेवा में दोनों के बीच बात हुई थी। अब खूंखार आतंकवादी रह चुके अल शरा से मुलाकात को लेकर ट्रंप पर व्यंग किया जा रहा है और किसी भी कीमत पर व्यापार करने वाले ट्रंप को टारगेट किया जा रहा है। कैसे, जरा ये भी देखिए, इस तस्वीर को देखिए और सोचिए टेरर प्रेम वाले नए ट्रेंड पर कैप्शन क्या होगा। तो देखिए कैप्शन क्या होगा, ये जो ट्रेंड है, आप सोचिए इस कैप्शन के बारे में। लेकिन इस वक्त जो कैप्शन जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो क्या है, वो आपको बताते हैं। अल कायदा और ISIS के पूर्व शीर्ष अधिकारी से ट्रंप की मुलाकात, ये कैप्शन दिया जा रहा है। अल कायदा और ISIS के आतंकवादी से मुलाकात, सऊदी अरब में ट्रंप और अहमद अल शरा मिले, ये हेडलाइन दी जा रही है। इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वो व्यक्ति जो आतंकवादी रह चुका है, अमेरिका ने सीरिया से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, इस तस्वीर के साथ ये कैप्शन भी है। और अहमद अल शरा ने सीरिया पर से प्रतिबंध हटाने के लिए शुक्रिया कहा होगा। सवाल है कि क्या शुक्रिया कहा होगा उन्होंने प्रतिबंध हटाने के लिए, ये कैप्शन भी दिया जा रहा है। $10 मिलियन का इनाम उनके सिर पर था, उसे हटाने का शुक्रिया क्या कहा गया होगा, क्योंकि इतना इनाम खुद अमेरिका ने आतंकवादी होने के नाते इस व्यक्ति के सर पर रखा था, जिसे अब हटा लिया गया है क्या, ये सवाल पूछा जा रहा है। अल कायदा और ISIS के पूर्व शीर्ष अधिकारी से ट्रंप की मुलाकात हुई, इस तरह के कैप्शन दिए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं इस मुलाकात के बाद, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप दरअसल व्यापार को क्या सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने सीरिया से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया, इजराइल को मान्यता देने का भी आग्रह किया। आपको बता दें, अब्राहम समझौता इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ सऊदी अरब के संबंध बेहतर हो चुके हैं। अब ट्रंप सीरिया से इजराइल के संबंध सुधारने पर जोर दे रहे हैं। नोट करने वाली बात यह भी है कि ये बड़बोले और यू टर्न वाले ट्रंप हैं, जो कभी आतंकवाद को जड़ से मिटाने की बात करते हैं, कभी टेरर को भूल ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और अब खूंखार आतंकी के साथ मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका किस राह पर जा रहा है। आप सुनिए सीरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात करने के बाद आज ट्रंप ने क्या कहा और कैसे अमेरिका की नीति और नीयत पर आतंकवाद को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है।